हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जनरली हमारे वीडियोस का टॉपिक होता है किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज कर लिया या फिर जो मल्टीपल कंपनीज है सेम सेक्टर से उनके क्वार्टर रिजल्ट्स को कंपेयर करके देख लिया कि भाई कौन सा अच्छा कर रही है नहीं कर रही है। बट इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। हम लोग इसमें एक फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि स्टॉक मार्केट में किस तरह की कंपनीज एक्चुअल में पैसा बनाती है और ये कैसे होता है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज इट विल आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड समथिंग आउट ऑफ दिस एंड आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा वाइल एनालाइजिंग द स्टॉक्स। तो होता क्या है, जनरली काफ़ी इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, अभी सभी लोग तो पैसा बनाने आते हैं, बट कोई क्योंकि कोई मेंटल फ्रेमवर्क नहीं है तो पीपल जस्ट गो बाय वर्ड ऑफ सम एंकर्स। जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं कुछ बाय सेल रिकमेंड देते हैं, किसी फ्रेंड से कुछ टिप या एडवाइस मिल गया या फिर कोई टेलीग्राम चैनल पे आपने कुछ पढ़ लिया, आप उस हिसाब से फिर अपना अपना डिसीजनिंग लेते हैं। बट ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपको सामने वाले का एक तो इंटेंशन नहीं पता, उसने किस हिसाब से ये बाय या सेल दिया है। दूसरा, आपको कभी ऐसे कुछ डिसीजनिंग लेके कभी कन्विक्शन नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई अगर कल कुछ भी ऊपर नीचे स्टॉक में होता है तो यू विल पैनिक एंड सेल। बिकॉज क्योंकि आपके पास कोई उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, डिसीजनिंग के पीछे कुछ लॉजिक्स नहीं है, तो यू विल पैनिक इन दैट सिचुएशन। तो इसीलिए ये फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअल फ्रेमवर्क में जाने से पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ एंड देन वी विल जंप इनटू द फ्रेमवर्क। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉक मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन। तो अभी इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट आगे देखे चलता है कि कोई भी कंपनी वो आगे क्या करने वाली है, उसके परफॉर्मेंस में आगे क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर कैसा है, उसको वो आज ही फैक्टर इन करती है, उसको आज ही उसको उस हिसाब से ट्रीट करती है। अब कंपनी ने पास्ट में क्या किया है दैट इज सेकेंडरी। मतलब कंपनी ने जो पास्ट में रिजल्ट्स दिए हैं, जो परफॉर्मेंस किया है, उसका वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन है। अब आप पीछे देख के जो स्टॉक ने कुछ जो भी रिजल्ट्स दिए हैं उसके हिसाब से आज आपको बाय नहीं कर सकते। आपको देखना है कि मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर एशियन पेंट हो गया या फिर पेज इंडस्ट्रीज हो गया, पीडीलाइट हो गया, ये कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ओवर लास्ट डिकेड्स। इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए हैं। बट करंटली जो इनका सिचुएशन है वो काफ़ी मीडियोकर है और यही है रीज़न इनके स्टॉक का न चलने के पीछे का, क्योंकि रिजल्ट्स में कुछ ग्रोथ नहीं है। तो लाइक मार्केट बोलता है भाई मैं तुझे किस किस पॉइंट के बेसिस पे रिवॉर्ड करूँ। तो स्टॉक मार्केट आगे देख के चलता है और ये आगे में भी इनकी ग्रोथ में कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। आप पेज इंडस्ट्रीज के नंबर देख लीजिए ना, मैनेजमेंट का कोई गाइडेंस है कि किस तरफ जाएगा। एचडीएफसी बैंक तो मैंने गाइडेंस के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है कि एक कब निम्स इंप्रूव होंगे, कब अच्छे ग्रोथ आएगी लोन बुक की ग्रोथ इसमें। तो यही है, जब तक आप फ्यूचर के अर्निंग्स के बारे में कुछ अच्छा विजिबिलिटी नहीं होता है, स्टॉक मार्केट उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट केयर्स ओनली अबाउट थ्री थिंग्स एंड दैट इज ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। अगर स्टॉक कंपनी के रेवेन्यूज में ग्रोथ नहीं है, और जब भी हम ग्रोथ की बात करेंगे हम बात करेंगे रेवेन्यू की, जब तक कंपनी के रेवेन्यूज में कुछ ग्रोथ नहीं है, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी फॉर मी। कंपनी के कितना भी वो अच्छे से अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर ले, अपने कॉस्ट को कम कर ले, रिड्यूस कर ले, इन्वेंटरी टर्नओवर वगैरह सब चीज़ें कर ले, उससे प्रॉफिट में आपको वन टाइम ग्रोथ आ जाएगी, ग्रोथ दिखेगी। बट वो सस्टेनेबल होगी क्या? नहीं। आप कितना कॉस्ट कम करेंगे? लाइक एट वन आफ्टर वन पॉइंट यू हैव टू शो सम इंप्रूवमेंट इन द सेल्स ग्रोथ। तो ये सेल्स ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मार्केट यही देखता है कि भाई कंपनी के सेल्स में क्या ग्रोथ है और वो आ रही है कि नहीं। अब ग्रोथ में भी मार्केट इज मोर इंटरेस्टेड नोइंग कि ग्रोथ का रेट क्या है। मतलब ग्रोथ तो है बट देन व्हाट इज द ग्रोथ रेट। अगर सपोज उसका कोई कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है या फिर उसने ऐसा बेंचमार्क सेट किया है कि लाइक वो हिस्टोरिकली 50, 60, 70% से सेल्स ग्रोथ दे रही है, बट अगर अभी उसका सेल्स ग्रोथ 15, 20 पे आ गया है तो मार्केट इवन डजंट लाइक दैट। अब तुम सोचोगे कि यार ये स्टॉक में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, सेल्स में तो 15, 20% की ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, पर स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है? तो होता ये है कि उसने जो हिस्टोरिकली जो बेंचमार्क सेट किया है खुद के लिए, जो ये ट्रेंड से ग्रो कर रही थी, अब वो अगर उससे नहीं ग्रो कर पा रही तो फ्यूचर में उसका ग्रोथ कम हो गया है। वही अगेन रिपीटिंग द फर्स्ट पॉइंट कि फ्यूचर में उसका जो ग्रोथ ट्रेंड है वो वैसा दिख नहीं रहा है
जो उसने पास्ट में किया है, तो मार्केट इज सेइंग भाई तुम्हारा फ्यूचर तो मुझे थोड़ा ब्लिक लग रहा है, तो और ग्रोथ कम है, तो अगर ग्रोथ कम है तो अगेन योर चांसेस ऑफ परफॉर्मिंग वेल रिड्यूसेस। तो ग्रोथ रेट को हमें देखना है एंड हमें फ्यूचर में आगे चल के आगे आगे देखते हुए बढ़ना है कि भाई कंपनी में क्या होने वाला है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इफ यू जस्ट रिमेंबर दीज, इट विल हेल्प यू इन द फ्रेमवर्क टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं एक्चुअल फ्रेमवर्क से। तो ये फ्रेमवर्क है बेस्ड ऑन पी रेशियो। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो मैंने पी रेशियो के बारे में, पी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात किया था, तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले। इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो प्लीज आई विल हाईली रिकमेंड आप एक बार वो भी देख ले। तो अगर पी रेशियो के फॉर्मूला को हम थोड़ा एडजस्ट करें तो आप देखोगे प्राइस इक्वल टू आता है पी इक्वल टू पी इंटू ईपीएस। तो बेसिकली अगर किसी भी स्टॉक के प्राइस में कुछ इंप्रूवमेंट होनी है, प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो आइदर ईपीएस में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ईपीएस ऊपर जाना चाहिए, या फिर पी रेशियो ऊपर जाना चाहिए, या फिर दोनों ऊपर जाने चाहिए। दैट इज द लाइक द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन गेट। अगर पी भी ऊपर जा रहा है स्टॉक का, ईपीएस में भी ग्रोथ हो रही है, सो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन गेट। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कभी किसी कंपनीज में हुआ है क्या, और फिर उसके स्टॉक प्राइस में इसका कैसा असर हुआ है। तो एग्जाम्पल लेते हैं केईआई इंडस्ट्रीज का। तो केईआई इंडस्ट्रीज एक वायर एंड केबल्स बनाने वाली कंपनी है। तो इसके अगर 2019 से अब तक के परफॉर्मेंस को हम देखें तो इसका जो पी रेशियो है वो अराउंड 18 था 2019 में, अभी वो 69 हो गया है। तो अराउंड हम कह सकते हैं 4x के आसपास इसमें पी में जंप आया है। अगर ईपीएस की बात करें तो ड्यूरिंग सेम टाइम 2019 टू 2024 जून जुलाई के आसपास अब तक की बात हो रही है, तो उसके ईपीएस में उसमें भी ग्रोथ आई है अराउंड 2.5x। मतलब उसका जो पी अराउंड 29 था, अभी अराउंड कुछ 68-69 के आसपास चल रहा है। मतलब केईआई कंपनी का जो ईपीएस है वो 2.5x हुआ है, और जो पी रेशियो है वो अराउंड 4x हुआ है। तो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर इक्वेशन। तो प्राइस इक्वल टू है पी इंटू ईपीएस। अब पी जो है वो हुआ है 4x, जो ईपीएस हुआ है वो हुआ है 2.5x। तो अगर हम इक्वेशन में डालें तो प्राइस इक्वल टू 4 इंटू 2.5, तो 10x हुआ है। तो स्टॉक का जो प्राइस है वो 10x होना चाहिए। तो यही हुआ है केईआई के केस में। इसका जो स्टॉक अराउंड 2019 में 480-470 के आसपास था, अभी 4700 पे चल रहा है। तो जो स्टॉक है वो अराउंड 10x हुआ है पिछले 5 सालों के आसपास। तो ये होता है डबल इंजन वाला ग्रोथ, जिसमें पी में भी ग्रोथ है, जिसमें ईपीएस में भी ग्रोथ है। एंड ये वाला जो कंपनीज होता है ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करता है, बिकॉज इट इज ग्रोइंग ऑन बोथ फ्रंट्स। ईपीएस में भी ग्रोथ है, पी में भी ग्रोथ है। तो यही बेस्ट कॉम्बिनेशन इफ यू कैन फाइंड। बट जरूरी नहीं है कि हमें ऐसा हमेशा मिले। तो दूसरा कैटेगरी आता है जिसमें चलो भाई हमें एटलीस्ट पी ग्रोथ मिल जाए या फिर ईपीएस ग्रोथ मिल जाए। तो हम उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स कंसीडर एग्जांपल ऑफ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। अब ये जो कंपनी है वो एक आईटी सेक्टर से एक मिड कैप कंपनी है, ऑटो सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। तो ये अगेन क्लासिकल एग्जांपल है। आप देखेंगे 2023 मार्च तब से अब तक अगस्त 2024 इसके पी में कुछ ज्यादा ग्रोथ आई नहीं है। लाइक पी इसका अराउंड 72-75 इसी आसपास है। बट इसका जो ईपीएस है जो अराउंड 23 मार्च के आसपास 12 के आसपास था, 12 का ईपीएस था, जो अभी ईपीएस हो गया है 24 का। मतलब उसका ईपीएस पिछले एक 1.5 साल में अराउंड डबल हो गया है। यही पीरियड में उसका स्टॉक भी अगर आप देखेंगे अराउंड जो 947-970 के आसपास था, अराउंड अभी 1850 के आसपास है। तो मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो उसका स्टॉक प्राइस डबल हुआ है। तो इक्वेशन में वापस जाते हैं, प्राइस में क्या हुआ है वो देखने के लिए हम देखते हैं कि पी में क्या हुआ है। पी तो कांस्टेंट है, 72-75 के आसपास है, तो वो कुछ बदला नहीं है। बट ईपीएस डबल हो गया है। तो क्योंकि प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन पी एंड ईपीएस, क्योंकि ईपीएस डबल हो गया है तो ये जो स्टॉक है उसका प्राइस भी डबल हो गया है, फ्रॉम 970 टू अराउंड 1850 नाउ। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमें ग्रोथ मिला है इन द स्टॉक प्राइस बेस्ड ऑन ईपीएस ग्रोथ। अब जो थर्ड केस है कि भाई चलो हमें प्राइस में ग्रोथ चाहिए बट वो ईपीएस से नहीं आ रही, तो क्या पीई से आ सकती है। तो ये हमें एग्जांपल करने वाला हूँ शेयर आईआरएफसी का, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करती है। ये एग्जांपल हमने पी रेशियो का जब डिस्कशन हुआ था उसमें भी बात किया था। तो अगेन इफ यू हैवंट सीन आई विल रिकमेंड यू फर्स्ट इवन सी दैट। तो इस एग्जांपल में क्या हुआ था आईआरएफसी में, फरवरी 22 से अब तक इस कंपनी का जो ईपीएस है कोई ग्रोथ नहीं है, 4.6, 4.7, 4.9, तो वही है आसपास, ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं है। बट अगर आप इसका पी देखेंगे तो जो उसका पी अराउंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इसका जो पी अराउंड 5.3 था, वो 5.3 से अभी उसका पी हो गया 36, मतलब अराउंड 7x के आसपास इसके पी में जंप हुआ है।
तो अगर हम लोग वापस इक्वेशन में जाएं तो इसका प्राइस इज इक्वल टू पी इंटू ईपीएस। ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं है क्योंकि प्राइस मोर देन जो पी रेशो है मोर देन 7 टाइम बढ़ गया है। इसके जो प्राइस है वो भी अराउंड 9x के आसपास बढ़ा है। थोड़ी सी जो ग्रोथ आई है वो ईपीएस से आई है। तो जो इसका प्राइस है अराउंड 22-23 के आसपास चलता था, वो 181 पे पहुंच गया है। तो प्राइस ऑलमोस्ट 9x हो गया है एंड ओनली प्योरली इट इज मेजरली कमिंग फ्रॉम एक्सपांशन इन द पी रेशो। तो चलो अभी ये तो समझ गया कि स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाना है तो इधर पी में ग्रोथ आनी चाहिए, ईपीएस में ग्रोथ आनी चाहिए, या फिर दोनों में आनी चाहिए, कहीं से तो ग्रोथ आए। तो अभी डिजायरेबल क्या है, लाइक सपोज हमें ग्रोथ सी हम तो एज ए इन्वेस्टर वी आर इंटरेस्टेड इन कि दोनों में ग्रोथ आए, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बट व्हाट इज मोर डिजायरेबल कि भाई हमें ईपीएस में प्राइमरीली ग्रोथ चाहिए भाई, भले मतलब पी में ग्रोथ आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, बिकॉज पी इज अ सेंटिमेंट ड्रिवन। अगर कभी मार्केट उसको हाईली वैल्यू करेगा, कभी कम वैल्यू करेगा, तो उस हिसाब से पी ऊपर नीचे आएगा। बट जो ईपीएस है दैट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा सेल्स प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाएगी, तो ईपीएस ऊपर जाएगा। तो ईपीएस ग्रोथ इज मोर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इट इज मोर वैल्यूड। अगर ईपीएस में ग्रोथ है तो वी कैन डेफिनेटली से कि भाई ये सस्टेन करेगा। चलो मार्केट जब गिरेगा तो सभी कंपनीज गिरती है, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड कि ईपीएस में ग्रोथ हो रही कि नहीं। तो यही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है जब हम लोग बुल मार्केट में होते हैं, तो बुल मार्केट में जनरली हमें कंपनी सस्ती तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि बुल मार्केट है, स्टॉक प्राइजेस ऊपर जाते हैं। स्टॉक प्राइजेस ऊपर जाएंगे तो भले अर्निंग्स में ग्रोथ आए या ना आए, पी रेशो तो थोड़ा बहुत एक्सपांड होता ही है। तो ये पी एक्सपांशन तो होने वाला है, आपको कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेंगी। बट आपको ये देखना है कि भाई चलो मैं ये अगर पी दे भी रहा हूँ तो क्या मुझे उस पी रेशो पे ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको ग्रोथ भी नहीं मिल रहा है और आप अगर हाई पी दे रहे हैं, देन आपके लिए आप खुद के लिए गड्ढा बना रहे। आपको हाई पी भी देना है एंड देन आप ग्रोथ भी नहीं, तो इट इज़ अ वेरी अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन। तो आपको ये देखना है कि भाई मुझे अगर पी में थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ तो मुझे हाई ग्रोथ चाहिए उसमें। अगर मुझे हाई ग्रोथ नहीं है तो मैं उसके लिए ज़्यादा पी नहीं दूंगा। तो ये फ्रेमवर्क आपके दिमाग में काफ़ी सेट होना चाहिए। पैसा तभी बनेगा जब आप अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज लो पी पे लेंगे, तभी आपको डबल फायदा मिलेगा। एज आई सेड, डबल इंजन वाला ग्रोथ मिलेगा कि भाई उसके पी में भी एक्सपेंशन हो, उसके ईपीएस में भी ग्रोथ हो। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई कौन से कंपनी इस कौन से सेक्टर वाली होती है, किनमें कब क्या पी मिलता है, कैसे ट्रैक करें। तो फिर उसके लिए भी हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क है कि भाई कंपनीज किस तरह की होती है। अब कंपनीज जनरली हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 बकेट्स में। साइक्लिकल कंपनीज हो गई, जिनका एक साइकिल होता है बिजनेस का, उस हिसाब से परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता है। ये जनरली मेटल की कोई सेक्टर कंपनीज हो गई, या फिर कमोडिटीज की कंपनी हो गई, केमिकल सेक्टर हो गया, जो भी काफ़ी सिक्लिकल है, मार्केट की ग्लोबल डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये कंपनीज में जब डिमांड कुछ नहीं है, लाइक इट इज़ गोइंग थ्रू अ डाउन टर्न, तब क्योंकि इनके अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि डिमांड नहीं है, अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं, तो इनका पी एक्सपांशन हो जाता है। तो ये जनरली उस टाइम पे बाय करनी चाहिए, और फिर आप उनको सेल कर सकते हैं जब अच्छा रिजल्ट आता है। तो इट्स नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट आई एम प्रिपेयरिंग योर माइंड कि हमें सोचना कैसे है। अब जो सेकेंड टाइप की कंपनीज होती है वो चलो सीजनल होती है, मतलब उनमें अच्छा परफॉर्मेंस आता है जब उनके कोई स्पेसिफिक सीजन होता है। जैसे इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेज होते हैं, एसीज वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये सब बनाती है, इनके रिजल्ट अच्छे आते हैं अराउंड जब Q1 हो जाता है, समर सीजन हो जाता है, क्योंकि इनका सेल्स बढ़ता है। या फिर बेवरेजेस कंपनीज, वरुण बेवरेजेस का एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसके रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं जब Q1 के रिजल्ट्स आते हैं, बिकॉज इनको नेचुरल बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ समर सीजन। तो ये बिजनेसेस आपको, अगर आप बिफोर दैट साइकिल स्टार्ट्स आप तब लेंगे, और यू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट साइकिल, तो दैट सीजनल इफेक्ट, तो यू विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट। और फिर थर्ड होती है जो एवरग्रीन होती है, मतलब भाई कोई भी सीजन हो, कोई भी साइकिल हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोमेटो टाइप कंपनीज हो गई, या फिर डीमार्ट हो गई, भाई मार्केट में कुछ भी हो, इनको तो कुछ ना कुछ सेल ग्रोथ हमेशा मिलना ही मिलना है। कोई क्वार्टर में थोड़ा कम आएगा, कोई क्वार्टर में बहुत ज्यादा आएगा, यही फर्क है, पर ग्रोथ तो आनी है। तो ये एक एवरग्रीन कैटेगरी कंपनी होती है। तो आप डिसाइड आपको करना है कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर। इफ यू आर रियली ग्रोथ माइंडेड, तो यू विल हैव टू लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। एंड ये बिजनेस के जो टाइप्स होते हैं, आप दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड टेक डिसीजंस। तो यही तक रखते हैं। आई थिंक आई एम श्योर यू विल हैव गेन फ्यू इंसाइट्स।
एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।